हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स जो हमारा चैप्टर है, इसका नाम आप देखो, नाम है लाइंस। तो हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि लाइंस किस किस तरह की होती है और एंगल्स किस किस तरह के होते हैं। तो नाम जो होता है, चैप्टर का नाम, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, तो इसलिए हमें नाम जरूर पता होना चाहिए कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ेंगे। तो हमने जो लाइंस देखी है, लाइन कैसे बनती है। लाइन बनती है हमारी जब हमारे पास कम से कम दो पॉइंट्स होते हैं, उसको जोड़ने से एक लाइन बनती है। अब लाइन कैसे होती है? लाइन जो होती है वो खत्म भी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन के एंड पॉइंट्स हैं, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, ए बी। ये लाइन डॉट यहाँ खत्म हो गई तो हम इसको लिखते हैं ए बी, और इसका सिंबल होता है ये। एक लाइन होती है, ये है, लेकिन ये इधर एक्सटेंड हो सकती है और इधर भी एक्सटेंड हो सकती है। इस पॉइंट को हम लेते हैं ए और इसको लेते हैं बी। तो इसको हम लिखते हैं ए बी एंड एरोज। तो ये है हमारी लाइन। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये थोड़ी सी थ्योरी हम देख लेते हैं। थ्योरी में से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। यू हैव स्टडीड दैट द मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ लाइन। तो मैंने आपको बताया था कम से कम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए, एक पॉइंट से कोई भी लाइन नहीं बनती है। You have also studied some axioms, and with the help of these axioms you proved some other statements. तो हमने यूक्लिड के अंदर axioms and postulates पढ़े थे। axioms कुछ थ्योरीज होती हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड होती है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, और उसको लेके हम कुछ और स्टेटमेंट्स दूसरे प्रूव करते हैं। In this chapter, you will study the properties of the angles formed when the two lines intersect each other. तो हम यहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। And also the properties of the angles formed when the line intersect two or more parallel lines at distinct points. तो जब दो लाइंस या तीन लाइंस पे कोई लाइन ऐसे ये इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पैरा में देखो, इन योर डेली लाइफ यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स फॉर्म बिटवीन द एजेस ऑफ प्लेन सर्फेसेस। तो प्लेन सर्फेसेस हो गया हमारा ये टाइप ऑफ पेपर, इसको प्लेन सर्फेस बोलते हैं। तो आप इनके एजेस पे देखो, ये कुछ एंगल्स बनते हैं, ऐसे भी बनते होंगे, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फॉर मेकिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ मॉडल यूजिंग द प्लेन सर्फेसेस यू नीड टू हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ एंगल्स। जब हमें चैप्टर करना है तो उससे पहले हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन डिटेल। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक भी कर देना, तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूं और बनाती हूँ। पहले हम कुछ पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स and definitions. Recall that a part of a line with two endpoints is called a line segment. तो ये मैंने आपको बताया था, ये लाइन का एक पार्ट है। एक लंबी लाइन होती है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। एंड अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। अब रे क्या होती है? रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बट इट इज एंडलेस इन एनी वन डायरेक्शन। तो मैं ये देखो, ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट रे का, ये शुरू तो हुई है लेकिन ये खत्म नहीं हुई है लाइन सेगमेंट की तरह, तो हम इसको बोलते हैं रे।
नोट दैट द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी। लाइन सेगमेंट को हमने कैसे लिखा? तो यहाँ पे सिंबल्स भी हैं और स्टेटमेंट्स भी हैं, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। सिंबल ऐसा होता है लाइन सेगमेंट का। रे का कैसा होता है? रे को हम लिखते हैं डॉट एंड एरो। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर ए पे स्टार्ट हो रहा है तो उस पे डॉट आएगा, इधर बी है, बी पे एरो है तो बी पे एरो आएगा। तो नाम जैसे आपने यहाँ पे लिखा है उसी हिसाब से लिखना है। लाइन हम कैसे लिखते हैं? लाइन का सिंबल होता है दोनों तरफ एरो। ये सिंबल्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई आ, यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है और यहाँ पे सिंबल्स है, तो सिंबल से हम पता लगा सकते हैं कि फिगर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नोट दैट द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय दिस एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाय ए बी। और इसकी लेंथ जो होती है उसको हम ए बी लिखते हैं। सपोज करो कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और उसको हम 5 सेंटीमीटर से डिनोट कर देते हैं। ये 5 सेंटीमीटर अगर आप स्केल से बनाओगे तो ऐसे इसकी हम लेंथ लिखेंगे। हाउएवर वी विल नॉट यूज दिस सिंबल्स। अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम सिंबल्स यूज नहीं करेंगे, एंड वी विल डिनोट द लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी, द लेंथ ए बी एंड द लाइन ए बी बाय द सेम सिंबल ए बी। तो इस चैप्टर के अंदर हम हर चीज को एक ही सिंबल से लिखेंगे, ए बी। चाहे वो लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो या वो रे हो, सबका सिंबल एक ही है इस चैप्टर के अंदर, वो है ये। तो लेकिन उससे पहले वर्ड जरूर लिखा होगा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। The meaning will be clear from the context. Sometimes small letters L, M, N, etc. will be used to denote the lines. Small letters L, M, N, हम इनको भी यूज कर सकते हैं। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c अप टू x, y, z। 26 लेटर्स हमारे पास होते हैं। हम इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं टू डिनोट दीज लाइन्स। If three or more points lie on the same line, they are called collinear points. तो यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, 3 और मोर, मैंने 4 बना दी, ये सेम लाइन के अंदर है। तो हम इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो एक ही लाइन में आएंगे, तो हम इनको बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। और अगर ये अलग अलग हो तो इनको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है ये आपको? अब नेक्स्ट आ गया, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अब हमें एंगल देखना है कैसे बनता है। ये एक रे है, इसके साथ हमने इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से एक दूसरी रे बना दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल। ये एक रे है, दूसरा रे हमने यहां बनाया सेम एंड पॉइंट से, और इसके बीच में बना एंगल, जिसको हम यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उसके हिसाब से हम इसको मार्क करते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो हम इसको कुछ नहीं लिखेंगे। और ये जो होती है ये होती है आर्म्स, एंगल के हाथ हैं ये, इनको हम बोलते हैं आर्म्स। The rays making an angle are called arms of the angle and the end point is called the vertex of the angle। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। जहां पे दोनों पॉइंट्स रेस के मिलते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। You have studied different type of angles such as acute angle। acute angle का मेजर जो होता है वो होता है लेस देन 90 डिग्री। इस टाइप का acute is very cute। acute is very cute because वो कम खाता है 90। राइट एंगल, राइट एंगल का मेजरमेंट होता है इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। स्ट्रेट
ये एंगल है स्ट्रेट। जब दो एंगल्स की दोनों आर्म्स, एक आर्म ये है एक आर्म ये, दोनों स्ट्रेट हो गई तो ये बन गया 180 डिग्री। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो आप कोई भी एक ऐसे एंगल बनाओ तो ये बाहर जो एंगल होता है इट इज रिफ्लेक्स, इसको हम रिफ्लेक्स बोलते हैं, अंदर का नहीं बोलते हैं। तो एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था इसको याद करने के लिए कि एक था मिस्टर ब्राइट, बातें करता था वो हमेशा राइट, तो एंगल बना राइट। उसने खाया कम, बन गया वो क्यूट, तो एंगल बना एक्यूट। उसने खाया ज्यादा तो बन गया ऑब्ट्यूज। फिर उसने खाया और ज्यादा तो हो गया वो लेट, निकला उसका पेट, एंगल बना स्ट्रेट। तो इस तरह से आप एंगल्स को मेमोराइज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है, जिन दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, एक है एंगल 1, एक है एंगल 2। जब इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो हम इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब नेक्स्ट आ गया हमारा एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पे आप फिगर 6.2 देखो, यहाँ पे एक एंगल है हमारा ABD। ये जो मार्किंग है इसका नाम हमने कैसे दिया, ये बी पे बना हुआ है तो इसको हम बी लिखेंगे सेंटर में। और वर्टेक्स से देखो इसकी एक आर्म ए पे जा रही है और एक आर्म डी पे जा रही है, क्योंकि हमें ये पोर्शन से देखना है सिर्फ यहाँ पे। तो ये डी पे जा रहा है और ये ए पे जा रहा है तो इस एंगल का नाम हो गया ABD। और इस वाले एंगल का नाम देखो, ये बी पे बना हुआ है तो ये हो गया बी। और इसका एक आर्म जा रहा है डी पे और एक जा रहा है सी पे, तो ये इसका नाम है एंगल DBC। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है और दोनों एंगल्स एक कॉमन आर्म से, ये दोनों की कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म से जुड़े हुए हैं। ये जुड़वा है, ये जुड़े हुए हैं किससे, BD से। BD जो है इस वाले एंगल का भी पार्ट है और BD जो है इस वाले एंगल का भी पार्ट है। ये देखो ये एक एंगल बनाया, ये वाला, और एक आर्म को ये लेते हुए मैंने यहाँ पे एक एंगल और बना दिया। तो इस एंगल का और इस एंगल का ये दोनों जुड़वा है, ये दोनों इस लाइन से जुड़े हुए हैं, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होती है। तो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि आर्म कौन सी है और वर्टेक्स कौन सा है। When two angles are adjacent, then their sum is always equal to the angle formed by the two non-common arms. So we can write. अब इसका ये जो दो एंगल्स का जो सम है, इस पूरे एंगल का जो सम है वो इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप राइट साइड पे फिगर देखो, एंगल ABC, एंगल ABC का मतलब हो गया ये वाला एंगल, ये बी पे बना हुआ है और इधर जा रहा है, इसका ये वाला पार्ट देखो ए पे जा रहा है और यहां से ये पार्ट सी पे जा रहा है। तो एंगल ABC का सम जो है इस वाले बी के एंगल ABD और प्लस DBC के बराबर होगा। तो ये आपको लिखना आना चाहिए। अब नेक्स्ट है इफ द नॉन कॉमन आर्म्स। अब नेक्स्ट फिगर देखो 6.3, BA एंड BC, ये हमारे दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं ABD। इस फिगर को देखो, ये बी पे बना हुआ है और इसका एक आर्म जा रहा है ए पे और यहां से जा रहा है डी पे।
तो एंगल ए बी डी और डी बी सी, ये दोनों का कॉमन आर्म है बी डी और इनका कॉमन वर्टेक्स है बी। लेकिन जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स है, हम इनको बोलते हैं, इसको और इसको नॉन कॉमन आर्म्स। ये तो अलग अलग है ना दोनों एंगल्स की हाथ, एक अलग दिशा में जा रहा है, दूसरा अलग दिशा में जा रहा है, तो इनको बोलते हैं नॉन कॉमन, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो जब नॉन कॉमन आर्म्स हमारी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है एंगल की, तो वो बन जाता है लीनियर पेयर। ये एक एंगल था, जब तक ये कॉमन आर्म था तो ये देखो ये ऊपर और नीचे था, और अब ये जो है स्ट्रेट हो गए, नॉन कॉमन आर्म्स बिल्कुल सीधे लेट गए। तो ये जो एंगल्स है एडजेसेंट एंगल्स, ये इन्होंने बनाया लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर ये 80 डिग्री है तो दूसरा 100 डिग्री होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है। अब आता है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्रॉस लाइंस पे बनते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल बना, इसको ओ मार्क कर लो, ए ओ डी। तो ये वाला जो एंगल है इसके ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट है ये। तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये वाले दोनों इक्वल होंगे, तो इनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस पे ही बनेंगे और कहीं नहीं बनेंगे, ये आप ध्यान रखना, कहीं आप कहीं और बना दो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो बनती है हमारी पैरेलल लाइंस। ये देखो ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे है पी क्यू एंड आर एस। इस फिगर में देखो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस उन्होंने बनाई हुई पी क्यू एंड आर एस, फिगर 2 ये वाला। Note that the length of the common perpendiculars at different points on these parallel lines is the same. इन दोनों लाइंस का बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको आप कहीं से भी मेजर कर लो, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो ये हमेशा सेम होगा। पैरेलल लाइंस की ये एक खासियत होती है, जैसे आप रेलवे ट्रैक देखो, जो रेल की पटरी होती है, रेल क्यों चल पाती है, क्योंकि दोनों जगह इनकी दोनों पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होता है, वो कहीं भी कम ज्यादा नहीं होगा, इवन इन मिलीमीटर्स में भी कम ज्यादा नहीं होता, वो बिल्कुल बराबर होता है। तो दिस इक्वल लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। It is called the distance between two parallel lines. तो आई होप आपको ये यहां तक समझ में आ गया है ये सारा कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट इज द पेयर ऑफ एंगल्स। In section 6.2 you have learned the definitions of some of the pair of angles such as, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही पढ़ लिया, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स का सम कुछ भी हो सकता है, अगर हमारे पास इस टाइप के एंगल्स हैं तो इनका सम कुछ भी हो सकता है, बट अगर ये नॉन कॉमन आर्म्स सीधी सड़क पे लेट गई तो ये लीनियर पेयर बनाएगा, और लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है। कैन यू थिंक ऑफ सम रिलेशंस बिटवीन दीज एंगल्स? नाउ लेट अस फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। अब हमें पढ़ना है, ये एक रे है,
ये एक लाइन है और इसके ऊपर हमने एक रे बना दी है। रे मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, ये हो गया सी, ये हो गई लाइन ए और ये एक बी। तो अब हमें इनके बीच में एक रिलेशन पढ़ना है। नेम द लाइन एज ए बी एट द रो रे एज ओ सी। तो हमने लाइन को मार्क कर दिया ए बी और रे को मार्क किया ओ सी। वॉट आर द एंगल्स फॉर्म्ड एट द पॉइंट ओ। तो ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं? दे आर ए ओ सी। इसको देखो, ये ओ पे बना हुआ है और यहां से इसका ये पॉइंट सी पे जा रहा है और इधर से ये पॉइंट ए पे जा रहा है। तो ये हो गया एंगल ए ओ सी और ये इसका नाम हो गया एंगल बी ओ सी या सी ओ बी, कुछ भी लिख सकते हो। और इधर भी एंगल सी ओ ए भी लिख सकते हो। तो रिवर्स में बस मिडल वाला मिडल में आएगा, बाकी जो दो आपके लाइन के सिंबल्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो आप शफल कर सकते हो। बस मिडल वाला जहां पे एंगल बन रहा है वो मिडल में ही रहेगा। नाउ इज व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी का मेजरमेंट क्या है? जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वो 180 डिग्री आएगा। वो पूछ रहा है क्यों। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सियम है कि इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये हमारा एक्सियम है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूवन थ्योरी है। then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree। तो अगर ये हमें याद रखना है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये बना दी हमने रे लाइन के ऊपर, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स, ये है एडजेसेंट एंगल नंबर 1, ये है एडजेसेंट एंगल नंबर 2, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो ये है हमारा एक्सियम। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये क्या बन गया? लीनियर पेयर। ये बन गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है एक्सियम नंबर 6.1। तो ये स्टेटमेंट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये वहां लिखनी है। तो इनको आपको बाय वर्ड टू वर्ड याद करना है। नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ एडजेसेंट एंगल्स विद डिफरेंट मेजर्स दिए हुए हैं। देखो ये एडजेसेंट एंगल है ए ओ सी सी ओ बी। यहाँ पे ओ ए और ओ बी इसकी नॉन कॉमन आर्म्स है, ये नॉन कॉमन आर्म्स है। ओ इसका वर्टेक्स है और ओ सी इसकी कॉमन आर्म है। तो ये एडजेसेंट एंगल तो होगा ना। और लेकिन इसका सम क्या आ रहा है दोनों का? वो आ रहा है 90 डिग्री। सम 90 डिग्री है, 180 नहीं है अभी। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे एडजेसेंट एंगल्स कैसे कैसे दिखते हैं। अब यहाँ पे देखो सेकंड फिगर के अंदर, यहाँ पे एक ये नॉन कॉमन आर्म है, ओ भी नॉन कॉमन आर्म है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं। ओ इसका वर्टेक्स है, ओ सी इसकी कॉमन रे है और इन दोनों एंगल्स का सम 140 है। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए एंड ओ बी लेट गई हैं और यहाँ पे देखो इसका ये राउंड एक पेट निकल गया और इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो ये लीनियर पेयर बन गया, लीनियर पेयर। नेक्स्ट देखो ये तीन लाइंस हैं, लेकिन इसके अंदर उसने ये बताने की कोशिश करी है कि ये दो हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, ओ ए और ओ सी एंड ओ बी। एक ये एंगल बना इधर हमारा 70 डिग्री, इधर बना 150 डिग्री। और इनकी दोनों नॉन कॉमन आर्म्स क्या है? ओ ए एंड ओ बी। ओ सी इसकी कॉमन आर्म है, ओ इसका वर्टेक्स है। तो इन दोनों का सम 220 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे भी एंगल है तो हम कोई भी दो एंगल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सियम नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट है सारे एक्सियम्स। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री हो जाए, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये 90 है सपोज करो और ये भी 90 है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है। अब वो ये बोल रहा है
If the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line. तो इसकी ये नॉन कॉमन आर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये कॉमन नहीं है, ये अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, और ये दोनों के बीच में इससे जुड़े हुए हैं दोनों एंगल, इसको हम बोलते हैं कॉमन आर्म। तो जब नॉन कॉमन आर्म्स बिल्कुल इनके बीच ये दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है, तो ये नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट हो जाती है, एक लाइन बना लेते हैं। देखो एक लाइन बन गई है, स्ट्रेट लाइन। तो एग्जाम आपको याद करना है। अब है थ्योरम नंबर 6.1। अब आती है थ्योरम नंबर 6.1। ये थ्योरम एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये दो लाइंस है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो हमें प्रूव करना है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे कौन से हो गए, AOD एंड BOC, और AOC एंड BOD। तो ये डबल मार्किंग का निशान है कि ये दोनों इक्वल है, और सिंगल का मतलब है कि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे जो हम थ्योरम प्रूव करने, स्टेटमेंट लिखने के बाद हम लिखेंगे व्हाट इज गिवन। तो गिवन क्या है कि AB एंड CD intersect each other at O. Now what is to prove? गिवन के बाद लिखते हैं हम टू प्रूव। तो वो हमें प्रूव करना है एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं, एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये दोनों ऊपर नीचे वाले वर्टिकली ऑपोजिट हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन यहाँ कोई है नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा प्रूफ। अब हम प्रूफ पे आते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो CD, मैं यहाँ पे एक हाफ फिगर बना रही हूँ इस टाइप से। CD इज अ लाइन एंड OA, ये OA है, इज अ रे। तो CD एक लाइन है, OA एक रे है। तो हमने अभी एक्सियम भी पढ़ा है ऊपर कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे देखो AB एक लाइन है, AB is a line and OD is a ray। यहाँ पे अब अगर हम AB को लाइन ले लें और इसको एक रे ले ले D को, ये O है, तो इन दोनों का सम भी तो 180 डिग्री होगा ना। एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको आप इक्वेशन 1 मार्क करोगे, इसको 2 मार्क करोगे। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2, ये लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड में देखो 180 के बराबर है, ये लेफ्ट भी 180 के बराबर है। तो ये दोनों भी तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो जाएंगे ना। तो हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल AOD, इसका इक्वल टू जो 180 है, 180 की जगह पे हम इसको लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। तो ये AOD कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो AOC और इसको, ये देखो AOC फिगर के अंदर देखो राइट साइड पे, और BOD को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। सिमिलरली अब दूसरा पार्ट हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। तो ये जब हम एक को प्रूफ कर देते हैं तो हम दूसरा सिमिलरली करके लिखते हैं। हम सेम प्रूफ को दोबारा नहीं करते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम अगर इसी पैटर्न पे जाएंगे तो ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। तो हेंस
प्रूफ, इस तरह के हम ज्योमेट्री के प्रूफ्स लिखते हैं। और ये देखो, ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ आपको एग्जाम में इस टाइप से लिखना है। तो आई होप मैं आपको ये सारी चीजें इजीली एक्सप्लेन कर पाई हूँ यहाँ तक। और इसको आप बहुत, थ्योरी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसके अंदर से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर, और असर्शन एंड रीजनिंग भी बहुत आते हैं जो हम आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे। तो आप तब तक के लिए ये इसको पढ़ना स्टार्ट करो, इसको बहुत अच्छे से माइंड के अंदर सेट करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर कंटेंट।